ओके ओके, थैंक यू। सो लास्ट टाइम हमने लैंडस्लाइड टॉपिक किया था। और उसमें हमने देखा कि देयर आर मल्टीपल कॉजेज जिसकी वजह से लैंडस्लाइड आता है, राइट। सो भूस्खलन के हमने बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स देखे थे जिनकी वजह से भूस्खलन आता है या फिर लैंडस्लाइड आता है। सो उसी में से अगर हम देखें दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करके, क्योंकि इसका हमने आगे आज डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, देन इरोजन टॉपिक स्टार्ट होगा, उसकी पीडीएफ अलग से। सो लैंडस्लाइड क्या है? एक बहुत ज्यादा रैपिड मूवमेंट है, इंस्टेंटेनियस मूवमेंट है, जिसमें आपके जो रॉक्स है उनका बहुत एक बड़ा मास जो है वो एक काफी ज्यादा ऊंची ढलान से नीचे की तरफ को स्लाइड करता है या फिर गिरता है। इसे रॉकफॉल कहते हैं, जब आपकी पूरी की पूरी रॉक्स गिर रही हैं। और जब लैंडस्लाइड का मतलब है जहाँ पे रॉक्स भी गिर रही हैं, वहां पे मल्टीपल सॉइल और मड इकट्ठी होके यहाँ पे स्लाइड कर रही है। पानी जो है, या फिर आप कह सकते हैं वर्षा का पानी जो है, या फिर जो रेन वाटर है, ये एक टाइप से लुब्रिकेटिंग एजेंट का काम करता है। मतलब ये इस मूवमेंट को और ज्यादा फास्ट करता है। When impermeable rock such as clay lies below the permeable rock, water may seep through the permeable rock and collect in the coil. Clay. तो अगर मान लीजिए ऊपर कोई सेडिमेंट्री रॉक है, उसमें से पानी इजीली सीप कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ग्राउंड वाटर की तरफ जा रहा है। सो ये पानी नीचे जाके जितने भी आपकी अंडरलाइंग रॉक्स है, जैसे कि क्ले है, क्ले को ये और ज्यादा गीला कर देगा और ज्यादा उसको परमिएबल रॉक जो है आपकी, सॉरी इम्परमिएबल जो रॉक है उसको भी एक टाइप से पूरा का पूरा सैचुरेट कर देगा। जब वो सैचुरेशन होगा तो पूरी की पूरी जो क्ले है ये मूव करेगी, क्योंकि वो अंडरलाइंग रॉक है। अंडरलाइंग रॉक जब इसके ऊपर नीचे से मूवमेंट करेगी तो ऊपर वाली रॉक्स को भी अल्टीमेटली अपने साथ लेके जाएगी। और इसी के कारण अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा जो आपका क्ले है ये कोलैप्स होता है मॉइस्ट होने के बाद, और पूरे के पूरे लैंडफॉर्म को ये कोलैप्स कर देता है। तो जैसे क्ले यहाँ पे कोलैप्स होगा, साथ साथ में पूरा का पूरा लैंडफॉर्म भी यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्लम्पिंग। फिर हमने कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड के कुछ एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाकर देखा, और इसमें हमने कुछ एक नेचुरल कॉजेज देखे थे, कुछ एक आर्टिफिशियल कॉजेज भी थे। तो नेचुरल कॉजेज में अगर बात करें तो यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी है ज्यादातर। अगर आप देखें तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज है यहाँ पे, जैसे कि अर्थक्वेक और वोल्केनो। सो जब भी अर्थक्वेक होता है या फिर वोल्केनो होता है, उस टाइम पे अगर आप देखें अर्थक्वेक में क्या है, देयर इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ पूरी की पूरी शेक होती है। अर्थ के शेक होने की वजह से वहां पे जो आपकी पी एंड एस वेव्स है उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और जितने भी आपकी चट्टाने हैं, जितने भी आपकी रॉक्स हैं, उनको ये एक तरफ से शेक करने के बाद उनको तोड़ देती हैं। और जैसे ही ये तोड़ती है तो उनसे मूवमेंट होती है। अगेन या तो फिर ये रॉकफॉल होगा या फिर ये एक तरह से कर सकते हैं लैंडस्लाइड होगा। नेक्स्ट है आपके पास वोल्केनो। वोल्केनो जो है कभी भी अगर होता है, इरप्ट होता है, वोल्केनो हमेशा इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय द अर्थक्वेक। वोल्केनो जब भी इरप्ट होता है उसके साथ साथ में अर्थक्वेक भी आता ही है, क्योंकि ये पूरे के पूरे बहुत ज्यादा ये एक टाइप से इरप्टिव पावर है। जब वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, या फिर नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें, लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, क्योंकि एक टाइप से विस्फोट है, और जब विस्फोट करेगा तो पूरे के पूरे लैंड को एक टाइप से शेक करता है। तो दोनों ही एक्टिविटी जो है आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटी है, क्योंकि ये प्लेट के कारण होता है। प्लेट टेक्टोनिक जो आपने पढ़ा है, उन प्लेट्स के कारण ये एक्टिविटीज होती है, इसीलिए इसको टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं। और ये भी आपके अर्थक्वेक का कारण बनता है। हैवी रेनफॉल एंड क्लाउड बर्स्ट। आपको पता ही है, जो आपके हिमालयन रीजन्स हैं, जो हिली रीजन्स हैं, आपके जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है बरसातों के समय। और मानसून के टाइम पे जब ये बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां पे, सो उसके कारण कई बार हैवी रेनफॉल के कारण भी, बारिश के कारण भी आपका जो है यहाँ पे अर्थक्वेक आता है। कई बार जो है ये हैवी रेनफॉल नहीं होता, बट ये क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। क्लाउड बर्स्ट का सिंपल सा मीनिंग है बादल का फटना। और बादल का फटना का सिंपल मतलब ये नहीं है कि जैसे आपने सोचा कि बादल है, ऊपर बादल फट गया और सारा पानी गिर गया। कोई ऐसा नहीं कि ऊपर चद्दर है, चद्दर के ऊपर पानी इकट्ठा है और चद्दर फट गई तो पानी सारा नीचे आ गया। क्लाउड बर्स्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में, मान लीजिए ये कोई एरिया है, या फिर आप इसको देख सकते हैं कि 2 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है। अब ये एरिया जरूरी नहीं कि 2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो, ज्यादा एरिया भी हो सकता है। अब ऊपर यहाँ पे बादल है बहुत सारे। अब बादल जो है यहाँ पे नॉर्मल बारिश करते हैं, मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल रेनफॉल है वो है 1 आवर में मान लीजिए कुछ एक mm की बारिश होती है यहाँ पे। अब मैं mm नहीं लिखूंगा यहाँ पे, फिर वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मान लीजिए किसी जगह पे बारिश होती है तो 1 आवर में कुछ एक मिनिमम अमाउंट की बारिश होती है, कुछ एक mm की बारिश होती है ना, मिलीमीटर में ही मापते हैं इसको, या फिर बड़ा जो है वो सेंटीमीटर है।
बट अभी ऑन वन फाइन डे, अनफॉर्चुनेट डे, क्या होता है कि यहाँ पे 1 घंटे में जितनी यहाँ पे बारिश होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा इंटेंसिटी की बारिश हो जाती है, तो यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा गिरती रहती है। अब 1 घंटे में जो इंटेंसिटी है बारिश की, वो पर आवर या फिर आप कह सकते हैं 24 घंटे में इतनी ज्यादा बारिश होगी जिसका कुछ अनुमान लगाना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल जो हफ्ते में बारिश होनी वो 1 घंटे में बारिश होगी, तो उसको आप कहते हैं बादल का फटना। बादल फटता नहीं है, बट जो बारिश है वो बहुत ज्यादा तेज गति से होने लगती है और इतना ज्यादा पानी गिर जाता है, मतलब आप देखेंगे कि एक आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर से कोई ऐसा झरना बह रहा है बादल से, क्योंकि पूरा का पूरा पानी जो है एक ही बारी में एक ही जगह पे गिर जाता है, उसको कहते हैं बादल का फटना। बादल का फटने का मतलब ये नहीं कि विस्फोट होगा, है ना, बादल फटेगा और बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजें होंगी, बट बादल फटना एक तरह से बड़ी साइलेंट प्रोसेस है। साइलेंट इन द सेंस क्योंकि इसमें ज्यादा गड़गड़ाहट नहीं होती, ज्यादा ठंडर नहीं होता, ज्यादा लाइटनिंग नहीं होती। जब ये गिरता है तो एक ही बारी में गिरता है, और जिस एरिया में गिरेगा वहां पे अगर एक ही टाइम पे इतना ज्यादा अमाउंट में पानी गिर रहा है तो नीचे खड्डा बना देगा, डिप्रेशन बना देगा। अब इसके नीचे अगर कोई मान लीजिए अगर पहाड़ की चोटी के ऊपर हो रहा, नीचे कोई लोगों का गांव है या फिर कोई अपना हैबिटेशन एरिया, तो ये पानी बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है, मलबे के साथ साथ में सब कुछ साथ ही ले जाएगा। सो दिस इज क्लाउड बर्स्ट। सो ये बहुत हानिकारक चीज है ना, सेहत के लिए भी और लोगों के लिए भी और लैंडफॉर्म के लिए भी। और ज्यादातर क्लाउड बर्स्ट आपके होते हैं उत्तराखंड में। क्यों होते हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड में क्यों होते हैं? जितने भी बादल ज्यादा फटते हैं इसके इवेंट ज्यादातर उत्तराखंड में देखे गए। कारण बताइए। अरावली जो है ना, अरावली और साउथ वेस्ट मानसून को वेस्टर्न हिमालय की तरफ जाने से रोकता है, बट दिल्ली की तरफ तो जाते ही हैं। और जो ये साउथ वेस्ट मानसून है वो दिल्ली को कई बार क्रॉस करके उत्तराखंड पहुंच जाता है। दिल्ली के ज्यादा नजदीक जो शहर है वो है देहरादून, और आपके जो ये मनाली एंड ये जो आप कहते हैं वेस्टर्न हिमालय, यहाँ के पर सबसे ज्यादा जो मेन सिटी है दैट इज चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में उतनी बारिश नहीं होती, देहरादून मसूरी में ज्यादा बारिश होती है। और वहाँ पे लैंडस्लाइड ज्यादा होने के कारण क्या है, वहाँ पे जो रॉक स्ट्रक्चर है, स्ट्रेटा जो है वो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर ज्यादा है। बट आपके जो ये हिमाचल जम्मू कश्मीर के पहाड़ है यहाँ पे ग्रेनाइट ज्यादा है, तो ग्रेनाइट इतना इजीली टूटता नहीं है। ग्रेनाइट बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, बट लाइमस्टोन तो इजीली बह जाता है। अब नेक्स्ट आपके पास जो कारण है दैट इज यूथफुल नेचर ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे जितनी भी नदियां हैं वो यूथफुल स्टेज में है, मतलब इनका रिसेंट ही ओरिजिन होता है। फॉर एग्जाम्पल गंगोत्री से नदी निकली है, अब ये बहुत सारी पहाड़ियों के थ्रू बहती हुई जा रही है, तो उस टाइम पे एक डीप गोर्ज से हो गई, गहरी खाई से होते हुए बहती जा रही है, तो उस टाइम पे इनकी स्पीड ज्यादा होती है। जैसे प्लेन में आती है मैच्योर स्टेज में आती है, जैसे ये समंदर में मिलने वाली होती है नदी उसको हम कहते हैं ओल्ड एज या फिर डेथ ऑफ अ रिवर। सो यहाँ पे यूथफुल नेचर है इसलिए ज्यादा इरोजन करती है, अंडर कटिंग करती है, मतलब ढलान को बहुत ज्यादा काटती है जहां से ये बहती है। बाकी स्टीप स्लोप के कारण भी आपका जो है लैंडस्लाइड होता है। अगर बहुत ही ऊंची ढलान है, ऊपर कुछ भी अगर आपकी रॉक्स है, एकदम से कभी वोल्केनो इरप्ट हुआ या अर्थक्वेक आया तो वो सारी चट्टानें नीचे गिरेंगी, तो ऊंची ढलान होना भी एक कारण है। नेक्स्ट है हाई स्ट्रॉन्ग सी वेव्स एंड सुनामी, स्टॉर्म सर्ज या कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में किसी भी प्रकार की अगर बहुत फास्ट लहरें आ रही हैं, स्ट्रॉन्ग लहरें आ रही हैं, साथ साथ में सुनामी आ रही है, या कभी वहां पे कोई समुद्री तूफान आ रहा है, तो उसके कारण भी बहुत सारे आपका जितना भी तटीय क्षेत्र होता है जहाँ पे भी आपका कोस्टल एरिया, वहां पे बहुत सारा लैंडस्लाइड होता है। साथ साथ में एवलांच भी होते हैं। आप देखेंगे जब भी स्नो मेल्ट होती है तो उससे एवलांचेस होते हैं। एंथ्रोपोजेनिक बहुत सारे थे, सॉइल इरोजन, आप रोड रेलवे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप डायनामाइट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हैं जिससे वाइब्रेशन होती है, और कुछ एक आपके सुपरसोनिक जेट है, थंडर है, इसके कारण भी लैंडस्लाइड होता है। आप पहले फसल को उगाते हैं फिर उसको जला देते हैं, उससे डिफोरेस्टेशन होता है और पूरी की पूरी स्लोप जो है आपकी ढलान जो है वो इनस्टेबल हो जाती है। और जो आप बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, उससे भी ढलान जो है वो कच्ची हो जाती है क्योंकि उसमें डाउन कटिंग की गई है। बाकी सैंड माइनिंग नदियों के ऊपर, उनको नदियों से बहुत सारा जो सिल्ट है उसको निकाला जाता है, चाहे वो रेत है, बजरी है, तो उसके कारण भी वहां पे बहुत ज्यादा पावर बढ़ जाती है, इरोसिव पावर बढ़ जाती है रिवर की, और इसलिए इसके कारण जो नदी है उसमें बहुत सारे ये एक टाइप से स्लम्पिंग करता है, सारे के सारे मलबे को साथ ले जाती है नदी, और सराउंडिंग रीजन में इससे एक टाइप से बाढ़ भी आती है, साथ साथ में लैंडस्लाइड भी होता है। ओवरग्रेजिंग जो है इससे सोइल का इरोजन होता है जिससे लैंडस्लाइड आगे बढ़ते जाते हैं। सो ये आपके कारण है। तो यहाँ पे ये हमने लास्ट टाइम देखे थे, अभी हमने देखना है सिर्फ हिमालय का पार्ट।
लिख लिए थे वैसे आपने नोट्स इसके, लिख लिए थे ना, फिर ठीक है। सो कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयाज, हिमालय जो है टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है। मींस हिमालय में अगर आप देखें तो इंडियन प्लेट जो है वो एशियन प्लेट की तरफ कंटिन्यूटी में मूवमेंट कर रही है। आपने हिमालय पे भी देखा कि हर एक साल में 10 सेंटीमीटर आपके हिमालय ऊपर की तरफ को राइज करते हैं। साथ साथ में ये अर्थक्वेक का एक बहुत ज्यादा हाई रिस्क जोन है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज्यादा है और अर्थक्वेक आते रहते हैं हिमालय में एवरी टाइम। सो उसके कारण यहाँ पे अर्थक्वेक के कारण भी लैंडस्लाइड होते हैं। दूसरा है जो आपकी स्ट्रक्चरल स्टीपनेस है स्लोप की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साउदर्न साइड जो है हिमालयस की, वहाँ पे ज्यादातर आपको कॉम्प्लेक्स फोल्ड देखने को मिलते हैं। इन एरियाज में फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड आते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो ढलानों की हाइट ज्यादा है, साथ साथ में यहाँ पे ढलान बहुत ज्यादा स्टीप होती है। हिमालयस में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं या ग्लेशिएटर रीजन है, तो जब भी बर्फ पिघलती है तो एवलांच आता है या फिर लैंडस्लाइड आता है। यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि यहाँ पे इरोसिव कैपेसिटी के साथ आती हैं और इरोजन करती हैं। नेक्स्ट है बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हिमालयन कंट्रीज में, आर्टिफिशियल प्रेशर बढ़ रहा है पॉपुलेशन का, जिसके कारण बहुत सारा इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। आर्टिफिशियल जो आपका स्लोप है उसके ऊपर भार बढ़ता जा रहा है। डिफोरेस्टेशन है, डेवलपमेंट है, वो भी आपका कारण है हिमालयस में लैंडस्लाइड बढ़ने का। नेक्स्ट है हिमालयन स्टेट जैसे कि उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है और क्लाउड बर्स्ट होता है, जिससे आपकी सॉइल जो है वो मड फ्लो करती है, सॉइल फ्लो करती है और उससे आगे चलकर लैंडस्लाइड बनता है। अब आपके जो अपर कैचमेंट एरियाज हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, वहाँ पे हैवी फ्लडिंग होती है, ये ज्यादातर बढ़ जाता है आपका साउथ वेस्ट मानसून में। तो साउथ वेस्ट मानसून की विंड जब हिमालयस में पहुंचती है तो उससे बहुत सारे लैंडस्लाइड होते हैं। सो अभी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, ह्यूमन मेड ऐसे रीजंस है जिसके कारण डिफोरेस्टेशन हो रही है। ह्यूमन इंटरवेंशन जो है आगे चलकर इन डिजास्टर को और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। बाकी पूर्वांचल हिल्स में बताएं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड ज्यादा हाई है क्योंकि उस एरिया में बारिश ज्यादा होती है। वहां पे कोई बैरियर नहीं है, जैसे आपके यहाँ पे अरावली है तो आधी साउथ वेस्ट मानसून को रोक लेता है, बट वहां पे इनको रोकने के लिए ऐसा कोई माउंटेन नहीं। बस एक अराकन योमा है, बट अराकन योमा उसकी डायरेक्शन को इंडिया की तरफ कर देता है। अराकन योमा नहीं होता तो वो माउंटेन्स की इंडिया की तरफ ना आता हूँ, फिर वो साउथ ईस्ट की तरफ ही जाता है, साउथ वेस्ट मानसून। जब हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी तब ज्यादा समझ में आएगा। बाकी डैम्स बनाने से, और ये एग्जाम्पल आपने लिखे थे, इसमें वो पार्ट नहीं है ना, सीधा यही आ गया है। हाँ ये है वेस्टर्न घाट्स। सो कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन वेस्टर्न घाट, ये भी लिख लिया है बाद में। सो कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट में कॉजेज क्या है लैंडस्लाइड आने के, कौन कौन से कारण है कि वेस्टर्न घाट में ज्यादा लैंडस्लाइड आते हैं। हिमालयस के बाद सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड आपके वेस्टर्न घाट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो मेन बात है वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट जो है, यहाँ पे अगर आप देखें तो रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का भी वेस्टर्न साइड। अब इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट लगता है ओरोग्राफिक रेनफॉल का, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ माउंटेन, है ना। सो कुछ एक माउंटेन्स जो है ये वर्षा का कारण बनते हैं, और ऐसी वर्षा जो कि माउंटेन के कारण होती है, माउंटेन बैरियर के कारण होती है, उसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। अगेन ये भी क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। पहाड़ की एक साइड होती है जिसको कहते हैं हम विंडवर्ड साइड, दूसरी साइड जो होती है पहाड़ की दैट इज आपका लीवर्ड साइड, राइट। अब फॉर एग्जांपल कोई आपकी जो विंड है वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आ रही है। अब विंडवर्ड साइड जो है वहां से आपकी जो पवने हैं उनकी रफ्तार बढ़ती जाएगी, विंड्स ऊपर की तरफ को चढ़ना शुरू कर देंगी। जब ये ऊपर की तरफ को चढ़ना शुरू कर देंगे तो आगे चलकर ये आपके क्लाउड कंडेंसेशन में हेल्प कर देगी, राइट। क्योंकि जब भी कन्वेक्शन राइज होगा एयर का तो ये आगे चलकर बारिश करती है। तो सिंपल ये जो विंडवर्ड साइड है यहाँ पे बहुत सारी हैवी रेनफॉल होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगी। जैसे ये इस माउंटेन बैरियर को क्रॉस करती है तो विंड जो है वो नीचे की तरफ को सप्रेस होना शुरू कर देगी, ये नीचे की तरफ को जाना शुरू कर देगी। और जब भी हवा माउंटेन के दूसरी साइड पे जा रही है और दूसरी साइड लीवर्ड साइड पे जब जा रही है तो ये नीचे की तरफ को मूवमेंट करेगी। जब नीचे की तरफ को मूवमेंट करती है तो अपना मॉइस्चर, ये जो भी इसके पास मॉइस्चर होता है उसको ये लूज करती जाती है। तो यहाँ पे मॉइस्चर यहाँ से सारा का सारा लूज हो जाता है। तो यहाँ पे देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड या फिर नो फॉर्मेशन ऑफ रेनफॉल। तो ये जो लीवर्ड साइड है
यहाँ पे बारिश नहीं होती है, सिंपल। विंडवर्ड साइड पे हमेशा बारिश होगी, लीवर्ड साइड पे बारिश नहीं होती। और ऐसी बारिश जो कि किसी माउंटेन के कारण होती है, या जहाँ पे माउंटेन एक आपका फैक्टर बनता है बारिश के लिए, उसको आप ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ये आप आगे देखेंगे, ओरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेक्शन रेनफॉल, रेनफॉल के टाइप्स आगे देखेंगे। बट सिंपल समझिए कि एक विंडवर्ड साइड होता है, लीवर्ड साइड होता है। वैसे ही हमने जब बात की कि जो आपका एक मिनट से यहीं पे देख लेते हैं, आपका जो वेस्टर्न घाट है उसके वेस्टर्न साइड पे बारिश होती है। नहीं ये नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दिस इज अ वेस्टर्न घाट, और ये वेस्टर्न घाट का दिस इज वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न एरिया, एंड दिस इज द ईस्टर्न पार्ट। और वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट कौन सा हुआ? अरेबियन सी वाला पार्ट, राइट। यहाँ पे साथ में देर इज अरेबियन सी, अगर आप पूरे के पूरे मैप को समझते हैं तो। सो अगर आपके ये वेस्टर्न घाट है तो उसका वेस्टर्न पार्ट क्या होगा? अरेबियन सी वाली साइड। और ये जो पार्ट है ये आपका इंटरनल पार्ट हो गया इंडिया का, है ना। एक लैंड मास हो गया, एक साइड पे आपका ओशन हो गया। तो इस वेस्टर्न पार्ट पे यहाँ पे दिस इज दी विंडवर्ड साइड, मतलब यहाँ पे विंड जो है वो राइज कर सकती है माउंटेन के ऊपर। और ईस्टर्न साइड जो है दैट इज लीवर्ड साइड, यहाँ पे विंड जो है वो डिसेंड हो रही है। एक साइड पे विंड इज असेंडिंग, असेंड हो रही है, ऊपर की तरफ को जा रही है, दूसरी जगह पे डिसेंड हो रही है। और ये रूल है, जहां पे भी विंड विल असेंड इट विल कॉज फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड देन रेनफॉल। और जहां पे भी विंड जो डिसेंड कर रही है उस एरिया में इट विल लूज द मॉइस्चर, एंड यहाँ पे कोई कंडेंसेशन नहीं होगी, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। इसलिए अगर आप देखें तो वेस्टर्न साइड जो है वेस्टर्न घाट का, यहाँ पे रेनफॉल इवेंट बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, इतना ज्यादा रेनफॉल की लैंडस्लाइड हो जाते हैं, राइट। और बाढ़ का भी कारण बनता है। दूसरी साइड पे अगर आप वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड पे जाएं तो यहाँ पे एक रीजन है जिसको कहते हैं विदर्भ रीजन। विदर्भ उल्टी स्पेलिंग है। अरे निकलो। दूसरी साइड पे आपके पास विदर्भ रीजन, सौराष्ट्र रीजन, काठियावाड़ रीजन। यहाँ पे बारिश नहीं होती, यहाँ सूखा पड़ता है, अत्यंत सूखा, मतलब पानी पीने को नहीं मिलता है। जमीन फट जाती है बीच में से, इतना ज्यादा मतलब मॉइस्चर लूज कर जाती है जमीन की। आप वहां पे देखेंगे कि राजस्थान लाइक यहाँ पे सिचुएशन हो जाती है विदर्भ, काठियावाड़ और सौराष्ट्र रीजन में। तो इससे ये हमें देखने को मिलता है कि एक साइड पे इतनी बारिश है कि वो पानी आप होल्ड नहीं कर सकते, दूसरी साइड पे इतना ज्यादा आप देखेंगे कि सूखा पड़ा हुआ है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस है यहाँ पे ड्रॉट्स पड़ते हैं। 2018 के जो ड्रॉट पड़े हैं यहाँ पे, उसमें लगभग अगर आप बात करें तो 200 से ज्यादा जो किसान है उन्होंने यहाँ पे आत्महत्या की है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा का पूरा फसल खराब होगी, और इतना ज्यादा इनके ऊपर लोन थे, इनको लोन सबवेंशन भी नहीं मिला, है ना, जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता वो भी नहीं मिला। और वो आगे चलकर इनके पास लास्ट ऑप्शन क्या था? एंडोसल्फान, जैसे सल्फास कहते हैं ना पंजाब में, सल्फास की सल्फास पी लिया, उसको सल्फाइन कहते हैं, दैट इज एंडोसल्फान। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन गए। सो यहाँ से हमें पता लगता है कि विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड में बहुत फर्क है। एक साइड पे इतनी ज्यादा बारिश है, और इस रीजन में अगर हम देखें तो इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्यों? क्योंकि देयर इज हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी। दूसरी साइड पे ओनली हाई हीट एंड ड्राई कंडीशंस, राइट। तो ये पूरा का पूरा इसमें मेथड है। सो आगे आप देखिए इसमें कि वेरी हैवी रेनफॉल स्पेशली ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, कि वेस्टर्न साइड जो है वेस्टर्न घाट के यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पे बहुत ज्यादा हैवी बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पे लैंडस्लाइड आते हैं। एक्सट्रीमली स्टीप स्लोप्स स्पेशली ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड पे जो ढलान है उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली हाई इनकी हाइट है। Origin of numerous swift rivers for small streams which causes weakening of the slope. These rivers suddenly expands during monsoon season causing flooding and landslide. आपने अभी जब ड्रेनेज पैटर्न एंड ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा था तो उसमें था आपका एक पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, याद है? तो पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न में आपने ये समझा था कि आपके जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं इनके पहाड़ियों से कुछ एक नदियां निकलती हैं यहाँ से, और ये नदियां बहुत ज्यादा स्विफ्ट हैं, मल्टीपल नदियां हैं, लगभग 3300 छोटी स्ट्रीम्स हैं, छोटी बड़ी जल धाराएं मिलाएं तो लगभग 3300 यहाँ पे ऐसे स्ट्रीम्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, और वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट से। और ये सारी नदियां बहुत ज्यादा स्पीड से आती हैं, इनमें पानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इरोसिव पावर है। ये सारा पानी कहाँ जाता है? एकदम से सीधा आपके अरेबियन सी में चला जाता है। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम आपने पढ़ा है उसमें जो आपने नदियां देखी हैं
ये सारी की सारी वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, एंड देन दे एंड अप देयर लाइफ by draining into the Arabian Sea. तो सिंपल कह रहे हैं कि numerous swift but small streams which causes weakening of the slope and these rivers suddenly expand during monsoon season. Monsoon season के टाइम ये बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो मानसून हिट करता है वो आपके साउथ वेस्ट मानसून का हिट करता है, वेस्टर्न घाट पे हिट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिससे फ्लडिंग होती है और लैंडस्लाइड होता है। नेक्स्ट, unprecedented urbanization which is accompanied by illegal flattening of the mountains, building of the houses on the mountain slopes, deforestation, sand mining. अब ये कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो कि जरूरत भी नहीं है जिस चीज की, या फिर ना चाहते हुए भी यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारी लोग जो है अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, शहरीकरण कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स पे। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या, आपका सारा बॉलीवुड जितना भी है, जितने भी स्टार्स हैं, इनके घर कहाँ पे, लोनावला है ना। लोनावला जगह है एक, बहुत नजदीक पड़ता है ये आपके मुंबई सिटी से, लगभग 50-60 किलोमीटर पड़ता है आई थिंक। और मुंबई जो है वो एक टाइप से आपका वैली रीजन है, आप वैली नहीं कह सकते बट एक फ्लैट रीजन है। अब मुंबई से लोनावला थोड़ा ही दूर पड़ता है, 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, बट ये लोनावला जो एरिया है दिस इज ऑन दी वेस्टर्न घाट्स हॉटस्पॉट रीजन, है ना। अब इस एरिया में देयर इज वेरी हाई ग्रीनरी, राइट। अब पहाड़ है तो एयर भी अच्छी है यहाँ पे क्योंकि फ्लो अच्छा चलता है। दूसरा यहाँ पे सीनिक व्यू बहुत ज्यादा है, और इसी चक्कर में क्या करते हैं इन्होंने सबने अपने मेंशन बना रखे हैं, हवेलियां बना रखी हैं, बड़े बड़े घर बना रखे हैं, कोठियां बना रखी हैं, और ये पूरे के पूरे लोनावला रीजन को एक टाइप से फ्लैट करते जा रहे हैं। तो इसी में कह रहे हैं कि जो ना चाहते हो भी अर्बनाइजेशन है उसको वहां पे फैलाया जा रहा है। जितना भी आपका ये माउंटेन्स है उनको फ्लैट किया जा रहा है ताकि घर बनाए जा सके। ऑल्सो यहाँ पे माउंटेन स्लोप्स को काटा जा रहा है रास्ते बनाने के लिए, डिफॉरेस्टेशन की जा रही है और सैंड माइनिंग की जा रही है। उसी के कारण यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके जो वेस्टर्न घाट है सबसे ज्यादा यहाँ पे लैंडस्लाइड के कारण बन रहे हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज ट्रिगर्स डिफॉरेस्टेशन। तो जितने भी आप ऊपर एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं सारे के सारे डिफॉरेस्टेशन के कारण होगा, क्योंकि आपको जब भी कोई रास्ता बनाना है, रोड बनाना है, घर बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन करनी, सबसे पहले आप जंगल को कट करेंगे। नेक्स्ट है, with the increase in road and railway traffic, government is focusing on projects such as Sagarmala project, building new ports. There bound to be a clash between environment and development. In such cases, land urbanization, sustainable development, balanced regional development will help conserving environment as well as increasing the standard of living. India being a developing nation with problems such as mass unemployment, high poverty, increasing ecological disintegration, as we as a nation need development along with environment, not development versus the environment. ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे सरकार अपने रोड और रेलवे ट्रैफिक को बढ़ा रही है, सरकार ने स्टार्ट कर दिया सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट में चाहते हैं कि नए से नए पोर्ट बनाए जा सके, नए बंदरगाह बनाए जा सके, और देयर बाउंड टू बी क्लैश बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं कि जब भी आप ऐसा प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो आपके एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच में एक क्लैश हो जाता है, राइट। विकास और जो आपका एक टाइप से पर्यावरण है, इनके दोनों बीच में एक क्लैश डेवलप हो जाता है। इन सच केसेस लैंड अर्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट विल हेल्प इन कंजर्विंग एनवायरनमेंट। ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो आपको जो आप लैंड अर्बनाइजेशन कर रहे हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक टाइप से रोकथाम लगाने की जरूरत है। जो आप शहरीकरण कर रहे हैं पूरे के पूरे एरिया में उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की जरूरत है। जितना आप इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचा रहे हैं उतना ही इन्वायरमेंट के ऊपर आप अदर से काम करिए। फॉर एग्जांपल कहीं पे हाईवे बन रहा है तो उतने पेड़ लगा दीजिए, उसके डबल लगाइए उल्टा। और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अब सारी की सारी इंडस्ट्री अगर मुंबई में आ जाएगी तो मुंबई में जितना भी इकोलॉजी है सारा का सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन होते हैं और जो आपकी रिफाइनरी होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में होती है, ताकि अलग अलग क्षेत्रों में रिफाइनरी लगाएंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को काम भी मिलेगा और एक ही जगह आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री नहीं होगी। एक जगह इंडस्ट्री होने का प्रॉब्लम ये भी है कि एक जगह पूरी की पूरी वहां पे पेड़ पौधे सब खत्म कर दिए जाएंगे। तो कुछ एक रिफाइनरी आप मथुरा में लगा सकते हैं, पानीपत में लगा सकते हैं, कुछ एक आप यहाँ पे तलवंडी साबो है, फिर यहाँ पे भी आपकी रामा मंडी में भी एक रिफाइनरी। सो अलग अलग जगह पे रिफाइनरी लगाएंगे तो उससे क्या है लोगों को फायदा भी होगा और अलग अलग जगहों पे आपके पास, फॉर एग्जाम्पल पंजाब में बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे खाली एरिया या फिर आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट लैंड है जिसको आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आप सारी इंडस्ट्री चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई और आपके दिल्ली में लगा देंगे तो उन एरिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। तो इसलिए अलग अलग जगह पे लगाना चाहिए और लोगों को फायदा भी होगा। दिस इज बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। और
एज वेल एज इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इससे लोगों का जो जीने की या फिर अपनी जीवन यापन की जो उनकी गुणवत्ता है वो भी बढ़ेगी। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग नेशन विद प्रॉब्लम्स सच एज मास अनएम्प्लॉयमेंट, हाई पॉवर्टी, इंक्रीजिंग इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, सॉरी डिसइंटीग्रेशन। ये कह रहे हैं कि भारत एक जो कि बहुत बड़ा अभी विकासशील देश है, अभी हम विकसित नहीं हुए प्रॉपर्ली, हमारे लिए बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जैसे कि मास अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा यहाँ पे बेरोजगारी है, साथ साथ में यहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है, साथ साथ ही यहाँ पे आपका जो इकोलॉजिकल, आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है या फिर आपका जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादा डिसइंटीग्रेट हो रहा है। और हमें एक राष्ट्र के रूप में अगर यहाँ पे डेवलपमेंट करनी है तो वो इन्वायरमेंट को देख के, इन्वायरमेंट के साथ आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब विकास बनाम आपका पर्यावरण नहीं होना चाहिए, सिंपल ये बात कहना चाहते हैं। ये कंक्लूजन कर दिया इन्होंने अपनी तरफ से। सो अब आपके पास है लैंडस्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसमें सारे पॉइंट्स नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा ये। नेक्स्ट आपके पास लैंडस्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट। सर जो पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न है वो भी रीजन बन सकती है। हाँ वही पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब वही है कि देयर आर न्यूमरस रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये बहुत ज्यादा स्विफ्ट है और इससे फ्लडिंग होती है, रेनफॉल होता है। गुड मॉर्निंग सर, विंड मिल्स किस साइड पर सेट अप होंगी, इन विंडवर्ड और लीवरड साइड? ये कह रहे हैं कि जो आपकी विंड मिल्स होती है ना, जिससे विंड एनर्जी हम बनाते हैं, पवन ऊर्जा बनाते हैं, कहते हैं ये लीवरड साइड पे होगी विंडवर्ड साइड पे होगी? आप बताइए। ऑब्वियसली विंडवर्ड साइड पे होगी। जो भी आपकी विंड मिल्स होती है ना, पवन ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं जिससे पवन ऊर्जा बनाते हैं, तो कह रहे हैं कि विंड मिल माउंटेन के लीवरड साइड पे होनी चाहिए या विंडवर्ड साइड पे होनी चाहिए? विंडवर्ड पे, क्योंकि वहां पे हवा आ रही है तो उसी एरिया में चलेगा। लीवरड साइड पे वो मूवमेंट नहीं करेगा। सर रिफ्लेक्शन हो रही है स्क्रीन पे का, कुछ एरिया दिख नहीं पा रहा स्क्रीन का, वो हमने भी देखा प्रभजोत, बट इसको हम रेक्टिफाई करेंगे बड़ी जल्दी। ये एरिया आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, फिर आप पढ़ते रहिए। Hyderabad deforestation conspiracy which is in news also sir cause of unprecedented urbanization। हाँ जी हैदराबाद की बहुत मीम बन रहा है, वो हाथी ने जेसीबी उड़ा दी है। और हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश की अमरावती। नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज लैंडस्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट। लैंडस्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट। लैंडस्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट, भूस्खलन आपदा प्रबंधन, है ना, आपदा प्रबंधन। आप कुछ एक चीजें देख लीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था आपका 2005 में, तो पहले ये फैक्ट लिखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इट केम इन द ईयर 2005। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है ये 2005 में आया था। इन सेंट्रल, सिंपल लिखिए, एट सेंट्रल लेवल, थैंक यू एट सेंट्रल लेवल। अब आपका जो डिजास्टर है उसको मिनिमाइज करने के लिए एक संस्था जिसका नाम है एनडीआरएफ, है ना। सो एट सेंट्रल लेवल एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड या फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। तो जब भी राष्ट्रीय स्तर पे कहीं पे कोई आपदा आती है या फिर स्टेट लेवल पे भी कभी अगर आपदा आती है तो उसके लिए एक फोर्स बना रखी है सरकार ने जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है। स्टेट लेवल पे भी होती है, उसको एसडीआरएफ कहते हैं। एट स्टेट लेवल देयर इज अ फोर्स जो कि आपकी कभी भी कोई भी प्रकार की आपदा आती है। आपदा का सिंपल मतलब नहीं है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल आपदा है कि बाढ़ आ गई तभी आएंगे, कहीं पे आग लगी तब भी पहुंच जाएंगे, कहीं पे किसी भी प्रकार का डिजास्टर हो जाए। फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि बस जाती है खाई में गिर जाती है, बस जाती है नहर में गिर जाती है, तब भी ये पहुंच जाते हैं। इनके पास तैराक भी होते हैं, इनके पास
क्लाइंबिंग वाले बंदे भी होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी इंडस्ट्री में क्या होता है, कई बार आग लग जाती है, मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट ये सब चीजें, तो उसमें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम आती है। ज्यादातर एसडीआरएफ की टीम आएगी आपके पास अगर नजदीक में है। और अगर कोई खतरा बहुत ज्यादा हावी है, जैसे कश्मीर फ्लड है, केरला फ्लड है, तो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और इंडियन आर्मी या फिर वहां की पुलिस फोर्स सारे ही काम पे लग जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बीच में बच्चे गिर जाते हैं बोरवेल में, तभी एसडीआरएफ पहुंच जाती है ना, क्योंकि इनका काम ही यही है, जहां पे भी जा जाए डरते नहीं है ये, और इसीलिए इनको यहाँ पे सेंटर और स्टेट लेवल पे काम मिलता है। अब इसके अलावा एक और है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ये जो फंड है ना, ये बहुत खतरनाक फंड है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ये होता है सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल सरकार को जाता है, ये केंद्र की सरकार को मिलता है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अब सेंटर की तरह सीएम साहब ने भी रखा है अपना सीएम रिलीफ फंड। तो जितने भी बड़े बड़े आपके नेता लोग होते हैं या फिर जो एनजीओ होते हैं, जब उनके पास पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है तो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दे देते हैं, चेक बना के। जैसे कि कोरोना टाइम पे लोगों ने 50-50, 60-60 लाख रुपए दे दिया, कुछ एक्टर्स ने दिए, कुछ सिंगर्स ने दिए, जो भी दे सकता था, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी पैसे दिए और सीएम रिलीफ फंड में पैसे दिए। तो अगर स्टेट लेवल पे कभी कुछ होगा तो सीएम रिलीफ फंड स्टेट रिलीफ फंड को पैसा जारी करेगा, है ना। दूसरा आपके पास अगर सेंट्रल लेवल पे होता है तो एनडीआरएफ को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। और ये रिलीफ फंड छोटा मोटा फंड नहीं है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है, ऐसा कहा जाता है कि आपके कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया उससे भी ज्यादा, सीएफआई से भी ऊपर होता है। पब्लिक अकाउंट्स जो है आपका, उससे भी ऊपर जाता है इसका डाटा, बट ये डाटा रिलीज नहीं होता। कोरोना टाइम पे बहुत पैसा आया और बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टी ने कहा कि इसमें क्यों आरटीआई नहीं लग सकती, तो ये एक अलग ही चर्चा का मुद्दा है। बट सिंपल समझिए कि ये रिलीफ फंड है। रिलीफ फंड का मतलब क्या है कि किसी की हेल्प के लिए इसको यूज किया जाता है। सो ये था आपका थोड़ा सा फैक्ट अबाउट एनडीआरएफ एसडीआरएफ। और आपका और ये स्टेट वाले में क्या, सॉरी सेंट्रल में क्या डिफरेंस है? सेंट्रल में ज्यादातर ये है कि जो जिसको हम कहते हैं ना कि राष्ट्रीय आपदा है, जो नेशनल लेवल पे कोई आपदा, जो प्राइम मिनिस्टर वो सेंट्रल है। हाँ सेंट्रल ही। तो डिफरेंस क्या होगा? सीएम रिलीफ फंड जो है ना, वो स्टेट लेवल पे, जैसे मान लीजिए स्टेट लेवल पे कोई छोटी सी आपदा, जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल, एक सेंट्रल है, एक ये है पीएम वाला। सेंट्रल जो है वो पीएम का ही है, पीएम रिलीफ फंड इज सेंटर का, और जो आपका स्टेट लेवल पे है दैट इज सीएम रिलीफ फंड। ओके, ये दो ही आपके फंड है। स्टेट लेवल पे है सीएम रिलीफ फंड और आपके सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। सो ये आपके पास आई मीन की जो एनडीआरएफ है वो सेम है पीएम रिलीफ फंड। सिंपल समझिए। आगे वो दो प्रकार की सरकारें, एक है सेंटर, एक है स्टेट। तो सेंटर की सरकार कौन चलाता है? पीएम, है ना। तो पीएम रिलीफ फंड हो गया। और पीएम रिलीफ फंड जो है, इन्हीं के अंदर एक फोर्स काम करती है, उसको कहते हैं एनडीआरएफ। अब ठीक है। अब वैसे यहाँ पे आप स्टेट लिख लीजिए, विद सीएम रिलीफ फंड, और इनके पास एसडीआरएफ, बस शॉर्टकट में यही है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिखा था, आइडेंटिफाई द लैंडस्लाइड प्रोन रीजन्स ऑफ इंडिया, डिफरेंशिएट बिटवीन द रीजन्स ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयज एंड वेस्टर्न घाट्स। कोई नहीं, टेस्ट में डालेंगे आपके। नहीं लिख लो आप ये क्वेश्चन, आप खुद से लिख लेना, मतलब आपके नोट्स में रहेगा ये क्वेश्चन। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो ना लिखें, आपके पास रहेगा क्वेश्चन ये, है ना। जब भी आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए पहले ये अलग से। आइडेंटिफाई द लैंडस्लाइड प्रोन रीजन्स ऑफ इंडिया। Identify the landslide prone regions of India. सिंपल इसका मीनिंग क्या है कि भारत में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करें, आइडेंटिफाई करें। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन दी differentiate between the causes of landslides in Himalayas and Western Ghats. In Himalayas and Western Ghats. सिंपल वही बात है, आपको यहाँ पे
आपकी पीडीएफ में लैंडस्लाइड प्रोन रीजंस भी दिए गए हैं और कॉजेज भी आपके पास है, तो आपने सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करके लिखना है। और फ्यूचर में जब भी आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे स्टेट के लिए, चाहे सेंटर के आपके पीसीएस के लिए, चाहे यूपीएससी के लिए, तो आपके पास ये क्वेश्चन एक टाइप से बना रहेगा कि क्वेश्चन पूछा क्या जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है। तेलंगाना डिफॉरेस्टेशन केस में आर्टिकल 256 क्यों नहीं इंप्लीमेंट होता? अच्छा, प्रेसिडेंट मैम क्यों नहीं एक्शन ले रहे? यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो, सब इन्वायरमेंटलिस्ट भी साइलेंट हैं, क्यों? हैदराबाद केस में जी रामपाल का जो रीजन है उसको मैं समझ सकता हूँ। ये भावुकता मुझे में भी आई थी जब मैंने देखा कि बहुत सारे जो आपके स्पीसीज हैं वो वहां पे चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि मत करो ऐसा, है ना। तो ये चीजें हमें भी बुरी लगती हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि जो आपके स्टेट्स हैं कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में, तेलंगाना। और सेंटर को जो किंग मेकर बनाया है वो इस टाइम आपके हैदराबाद में ही बनाया है ना, चंद्रबाबू नायडू। तो वहाँ पे आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं और ये चीज दब जाएगी, डोंट वरी। कोई ड्रम वाला केस आ जाएगा बस, है ना, रीले ड्रम वाला केस आ जाएगा कोई, उसकी खबर ज्यादा सर्कुलेट होगी, ये वो भूल जाएंगे सब। नीले ड्रम का बहुत मजाक बना रहे हैं लोग, बेचारे की जान गई है और लोग मीम बना रहे हैं कहीं घर पे नीला ड्रम तो नहीं है, बच के रहिए, है ना। ऐसी मतलब लोग भावुक नहीं हो रहे हैं कि उस बंदे के साथ क्या हुआ है, उन्होंने ड्रम के ऊपर ही मजाक बना दिया है। नेक्स्ट है आपके पास, फिर बैक टू द टॉपिक, लैंडस्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का एक आपको फ्लो चार्ट बनाना है यहाँ पे। दिख रहा है लैंडस्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट। एक हिंदी मीडियम की कोई स्टूडेंट है, लड़की है, बहुत अच्छा लिखते हो आप, आपका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा लिख रहे हो आप, विदाउट कोई पीडीएफ मिले हुए भी आप हिंदी में अच्छे से काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लिखती है, आंसर पूरा आंसर लिखती है कंप्लीट। सो नेक्स्ट है आपका फ्लो चार्ट में, जब भी आपका ऐसा कोई इवेंट होने वाला है, लैंडस्लाइड का हो रहा है या हो चुका है, उसके ऊपर आपको काम करना है। कैसे काम करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हैवी रेनफॉल होना शुरू हो चुका है, आपको पता है कि अब लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो, फिर वही बात आ जाएगी, एसडीआरएफ है, एसडीआरएफ के ऊपर देर इज क्या बोलते हैं इसको, नहीं होता रहा, ये मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ना आपका, मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है आपका, मौसम विभाग, मौसम विज्ञान विभाग, है ना। तो मौसम विज्ञान के बारे में स्टडी करते हैं मटीरियोलॉजिस्ट। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है ये अर्ली वार्निंग देता है। जैसे फॉर एग्जांपल बरसात होती है ना, आप देखेंगे आपके उसमें भी आ रहा होता है कई बार, हैवी रेनफॉल अकम्पनीड बाय थंडर एंड स्टॉर्म, है ना, मैसेज आता है आपके फोन पे भी, एसडीआरएफ लिखा होता है नीचे इसमें विद रिगार्ड्स। सो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है डिफरेंट टाइप के यहाँ पे अलर्ट निकालता है, एक होता है रेड अलर्ट, एक होता है येलो अलर्ट और एक होता है ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट होता है जब आपकी मॉडरेट से बारिश होने वाली, येलो अलर्ट आता है जब हैवी रेनफॉल हो सकता है, और रेड अलर्ट आता है जब आपको पता है कि फ्लड लाइक सिचुएशन हो सकती है। तो ये पहले ही अलर्ट भेज देते हैं, है ना, और ये प्रेडिक्शन करते हैं एक टाइप से, आपको पहले ही आकाशवाणी कर देते हैं कि भैया देयर इज अ येलो अलर्ट, कृपया पहाड़ों के ऊपर ना जाएं। रेनफॉल हो रहा है तब भी ऐसे ही अलर्ट निकालते, एडवाइजरी निकलती है इनकी, डीसी साहब की तरफ से निकलती है, क्योंकि आपका जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के जो हेड होते हैं वो डीसी साहब ही होते हैं, है ना। सो वो आपको पहले ही बता देते हैं कि ये सिचुएशन होने वाली, तो कृपया करके अपने घरों के अंदर रहें, बाहर चहलकदमी ना करें। सो पहले है अर्ली वार्निंग एंड प्रिपेयर्डनेस। फर्स्ट स्टेप अर्ली वार्निंग एंड प्रिपेयर्डनेस, कि लोगों को पहले ही वार्न कर दीजिए, है ना, संभावित जो भी चेतावनी है उनको दे दीजिए, और ताकि लोग भी प्रिपेयर रहें कि बारिश ज्यादा होने वाली है, तो अपने हिसाब से घर में खाना, राशन, जो भी चीजें हैं सब रख लें, है ना। ज्यादा बाहर ना निकले, किसी लंबी जर्नी पे ना निकले कि रास्ते में फंस जाए, है ना। सो अर्ली वार्निंग एंड प्रिपेयर्डनेस, तो पहले ही आपने उनको वार्न कर देना है, संभावित जो चेतावनी वो दे देनी है, ताकि वो पहले से प्रिपेयर रहे।
अब अर्ली वार्निंग दे दी है, सब कुछ हो गया, बट होना था वो हो चुका है, अब होगा, होकर रहेगा, दैट इज डिजास्टर हैपेंड। तो सिंपल, अब इसके बाद क्या है, डिजास्टर ना चाहते हुए भी हो चुका है, क्योंकि दिस इज नेचुरल कॉज, इसको आप रोक नहीं सकते। आफ्टर दैट इट विल लीड टू, आपको आगे करना है, दैट इज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। सेकेंड इज रिलीफ एंड रिहैब। तो अब जितने भी यहाँ पे डिजास्टर के केसेस हुए हैं उसमें यू हैव टू ट्राई कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ का मतलब होता है सहायता, आप उसकी हेल्प करें, राइट, उनको रिलीफ आप यहाँ पे प्रोवाइड करें, साथ में रिहेबिलिटेट करें। जितने भी लोगों के घर उजड़ चुके हैं उनको आपने कैंपिंग साइट पे या फिर डिफरेंट टाइप के कैंप्स के थ्रू आपने रिहेबिलिटेट करना है। सो दिस इज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। और अर्ली वार्निंग के बाद फिर आपके जो जितने भी केसेस होते हैं उसमें मिटिगेशन की आप तैयारी करें कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी केसेस हैं उनको मिटिगेट किया जा सके। जैसे बहुत सारी डिजीजेस यहाँ पे फैल सकती हैं तो उनको आपने मिटिगेट करने का काम करना है। सो इट इंक्लूड अर्ली वार्निंग, डिजास्टर के बाद रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, मिटिगेट करना है, एंड अगेन वहीं पे अर्ली वार्निंग की तरफ पहुंच जाता है। सो दिस इज आपका टोटल डिजास्टर मैनेजमेंट, जहां पे आपको ये चीजें देखनी पड़ती है, उसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो इस एक मिनट, इसके नीचे आप लिखेंगे फ्लो चार्ट, सेम वही ऐसे करके, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो यही साइकिल यहाँ पे फॉलो किया जाता है। और ये मेरा साइकिल नहीं है ना मेरे नोट्स का, ये प्रॉपर आपके एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का एक चार्ट है, ये इसी चीज को फॉलो करते हैं। सो अर्ली वार्निंग, प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, एंड देन मिटिगेशन ऑफ द इवेंट। इसको मिटिगेट करना है, कम से कम इसमें आपने ट्राई करना है कि किसी को हानि पहुंचे। सो अब आप लिखेंगे लैंडस्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो था ना टॉपिक आपका, इसके बारे में यहाँ पे आपने कुछ एक पॉइंट्स लिखने शुरू करने हैं। मिटिगेशन मीन्स इसको कम से कम किसी को हानि पहुंचे, मिटिगेट करना है, रिड्यूस करना है इसकी इंटेंसिटी, राइट। नेक्स्ट इसमें लिखिए आप फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट आएगा आपके लैंडस्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट में, दैट इज यहाँ पे नीचे लिखते हैं लैंडस्लाइड मैप जोनिंग। जिस जिस एरिया में जोन है, जिस एरिया में लैंडस्लाइड के ज्यादा खतरे हैं, उसका आपको लैंडस्लाइड मैप जोनिंग करनी पड़ेगी। लैंडस्लाइड मैप जोनिंग या फिर लैंडस्लाइड मैपिंग, सिंपल लिख सकते हैं। उल्टा लिख दिया हमने शायद, एक मिनट रुकिए। लैंडस्लाइड जोन मैपिंग, उल्टा कर दिया था हमने इसको। लैंडस्लाइड जोन मैपिंग, तो जिस भी एरिया में लैंडस्लाइड के इवेंट ज्यादा होते हैं उसको आपने पहले ही मैप करके रखना। फॉर एग्जांपल हमने इसमें देखा कि जहां पे हमने क्वेश्चन लिखा ना कि व्हाट आर दी लैंडस्लाइड प्रोन रीजंस ऑफ इंडिया, तो उसके ऊपर एक मैप था जिसपे आपने देखा था कि कुछ एक जो ज्यादा आपके लैंडस्लाइड से प्रभावित क्षेत्र है, इफेक्टेड एरियाज हैं, उस एरिया को रेड कलर दिया गया है, फिर उसके बाद दूसरे जो उनको येलो, फिर देन ऑरेंज। सो अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपने मैपिंग करके रखनी है। अब नेशनल लेवल पे जो इसकी मैपिंग की जाती है वो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट लेवल पे अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है इसी में आपने लिखना शुरू करना है, पॉइंट ए, सब पॉइंट इसमें लिखिए, एट द नेशनल लेवल लैंडस्लाइड जोन मैपिंग इज डन बाय, एट नेशनल लेवल, at national level landslide zone mapping is done by Geological Survey of India, Geological Survey of India, ब्रैकेट में लिखिए GSI। तो सेंट्रल लेवल पे अगर हम देखें, नेशनल लेवल पे हम देखें, राष्ट्रीय लेवल पे अगर हम देखें, राष्ट्रीय स्तर पर, तो जो लैंडस्लाइड जोन मैपिंग है इट इज डन बाय द
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूरा करता है। While at the district level, it is the duty of, while at district level, it is the duty of district collector, it is the duty of district collector to identify and have an inventory, to identify and have an inventory, So district level पे, जिला प्रशासन के लेवल पे, it is the duty of the district collector to have an inventory of frequent landslide prone areas. Inventory of frequent landslide prone areas. तो इसीलिए जिन भी एरियाज में अगर हम देखें लैंडस्लाइड की घटनाएं ज्यादा होती हैं, जहां पे इवेंट ज्यादा होते हैं लैंडस्लाइड के, उस एरिया को नेशनल लेवल पे जो मैपिंग का काम करता है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर बात करें, अगर हम जिला स्तर की बात करें, तो वहां पे जो आपके जिला प्रशासक हैं वो इसका ध्यान रखते हैं। अब आइडेंटिफाई करना है, इनको इन्वेंटरी बनानी है, आइडेंटिफिकेशन करना, पहले आपको पहचान करनी है। जब भी आपकी कहीं पे ड्यूटी है, आपको पहले देखना है कि उस एरिया में कौन कौन सी लैंडस्लाइड के इवेंट होते हैं। आफ्टर दैट इन्वेंटरी का सिंपल मीनिंग क्या है कि वहां पे मॉनसून सीजन आने से पहले ही या वर्षा का ऋतु आने से पहले ही, बरसात आने से पहले आपको वहां पे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में कुछ एक प्रिपेयरनेस करनी पड़ेगी। आपको वहां पे कंक्रीट का कुछ एक आपको वॉल लगानी पड़ेगी, रिटेंशन वॉल्स लगानी पड़ेंगी, सो दैट उससे बाद में आपका कोई अगर नेशनल हाईवे वो प्रभावित ना हो, स्टेट हाईवे वो प्रभावित ना हो, या फिर आपका जितना भी रोड या रेलवे का नेटवर्क है उसके ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट ना पड़े। सो ये पहले से ही उनको इन्वेंटरी तैयार करनी पड़ती है। या फिर एक टाइप से आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा उनको खर्चा सरकार को भेजना पड़ता है कि इस समय पे हमें इतना अमाउंट लग सकता है। पॉइंट बी पे लिखिए, गोइंग थ्रू द हिस्टोरिकल डाटा ऑफ लैंडस्लाइड, गोइंग थ्रू द हिस्टोरिकल डाटा ऑफ landslides, going through the historical data of landslide and identifying the time of a year, and identifying the time of a year and identifying the time of a year during which maximum or frequent landslide events occur। तो सिंपली कह रहे हैं कि दूसरे में आपने ये देखना है कि जितना भी आपका हिस्टोरिकल डाटा है, जो आपका ऐतिहासिक डाटा है कि कहाँ पे लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा आता है और पूरे साल में किस महीने में ज्यादा लैंडस्लाइड की यहाँ पे आपकी घटनाएं होती हैं, उसको आपको पहले से ही यहाँ पे देखना पड़ेगा। जिस समय पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड आते हैं तो उसका आपको पहले से ही ध्यान रखना। ये आपकी अर्ली मॉर्निंग और प्रिपेयर्डनेस के पॉइंट्स हैं। पॉइंट सी, तो पुराने डाटा को भी देखा जाता है, खंगाला जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये इसमें अपना एस्टिमेट लगाते हैं कि किस टाइम पे और साल के किस महीने में ज्यादा इवेंट्स होते हैं। तो उस समय जो आपका प्रशासन है वो पहले से ही यहाँ पे रेडी रहता है। नेक्स्ट है, विद द डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट एंड बेटर एरियल फोटोग्राफी, with the development of satellites and better
एरियल फोटोग्राफी। जैसे जैसे आपके पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आना शुरू हो चुके हैं, बहुत अच्छे आपके पास अर्थ सेंसिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आना शुरू हो चुके हैं, जिसे आप कहते हैं एक टाइप से, क्या कहते हैं उसको आप, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का दूसरा नाम क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। तो उससे आपकी बेटर एरियल फोटोग्राफी है, आप हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स ले सकते हैं किसी भी आपके डिजास्टर्स एरिया में, चाहे वो फ्लड एरिया हो, चाहे आपका लैंडस्लाइड एरिया हो, चाहे साइक्लोन प्रभावित क्षेत्र हो, तो उसकी आप अच्छे से पिक्चर्स ले सकते हैं और उस एरिया को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो विद द बेटर डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट एंड बेटर एरियल फोटोग्राफी, it has improved to identify the landslide prone region. It has improved to identify landslide prone regions. जब से ही आपके पास बहुत अच्छे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं एंड एरियल फोटोग्राफी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स आ सकते हैं, और जिसे आप हाइसिस भी कहते हैं, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम। एक आपका हाइसिस है, ये आपका एक टाइप से सॉफ्टवेयर है आप कह सकते हैं, जो कि आपके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के ऊपर सेट किया जाता है। इसको बोलते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम। तो इसमें 20 मीटर्स तक जो है आपकी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर आती है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवन व्यक्ति का जो है चेहरा भी आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लैंड के ऊपर कौन चल रहा है। बट ये सिर्फ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के पास है, दूसरा आपके पास आता है वो आपकी डिफेंस फोर्सेस के पास होता है, हर किसी के पास नहीं होता कैमरा। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडस्लाइड प्रोन रीजंस, फुल स्टॉप। एंड टुडे इवन द एरिया व्हिच कैन नॉट बी विजिटेड, and today even the area which cannot be visited, and today even the area which cannot be visited due to difficult topography, and today even the area which cannot be visited due to difficult topography can be easily identified, लास्ट पॉइंट लिखिए इसमें, डी पॉइंट नंबर डी, डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है, डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है डॉपलर इफेक्ट में, बताइए। साइज वाले कौन कौन है? डॉपलर इफेक्ट और क्लाउड डॉपलर। पहले डॉपलर इफेक्ट ही बता दीजिए। साउंड वाइब्रेशन, ये तो कह दिया आपने। साउंड वाइब्रेशन को आप कैसे मेजर करेंगे? वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है ना, वेवलेंथ मेन फ्रीक्वेंसी, तो फिर इंटेंसिटी ऑफ दी वेव्स पर सेकंड के हिसाब से है ना, टाइम के हिसाब से 1/t कर देंगे उसको। सो वेवलेंथ कह दिया आपने। अब बताइए कि क्लाउड डॉपलर इफेक्ट में होता है। डॉपलर इफेक्ट मेरे को जितना याद है, मैंने आपको साइंस एंड टेक में डॉपलर इफेक्ट करवाया है, एक टॉपिक में आया है, आपने लगाई होगी। डॉपलर इफेक्ट आया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका था वो चैप्टर, नहीं मुझे याद आ रहा है, डॉपलर इफेक्ट आपको करवाया है मैंने, जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप कलर बैंड्स लिए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ के पास अगर आप जा रहे हैं तो जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, किसमें, LED या LCD वाले में, है ना। सो डॉपलर इफेक्ट को यहाँ पे या फिर क्लाउड इफेक्ट को यहाँ पे देखा जाता है। जब से उत्तराखंड में वेरी हैवी, वो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड क्लाउड ट्रेजेडी थी, वो एक टाइप से आप कह सकते हैं त्रासदी आई थी, राइट। तो उसके बाद से इन्होंने डॉपलर इफेक्ट को या फिर क्लाउड डॉपलर इफेक्ट को यूज करना शुरू कर दिया है। सो इससे पता चल जाता है सिंपल कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कितना ज्यादा है। मैंने आपको बताया कि बादल फटना, दैट इज द मोर अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल टू अकर इन अ पर्टिकुलर रीजन। किसी क्षेत्र में बारिश की इंटेंसिटी का बढ़ जाना और उतना बढ़ जाना जो कि उसके नॉर्मल रेनफॉल से कहीं ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जो बारिश
आपके 5 डेज में होनी है, 3 डेज में होनी है, वो 1 घंटे में ही बरस जा रही है, तो उसमें इंटेंसिटी का पता चल जाता है। तो डॉपलर इफेक्ट से पहले पता चल जाता है कि वहां पे इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कितना होने वाला है, मतलब उसे संभावित खतरा कितना है, उसे एक्सपेक्टेड यहाँ पे थ्रेट कितना ज्यादा है नियर बाई पॉपुलेशन को। तो सिंपल इसमें लिखिए डॉपलर इफेक्ट और क्लाउड डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट और क्लाउड डॉपलर इफेक्ट can be used to measure the intensity. Doppler effect or cloud Doppler effect can be used to identify. Yes, बिल्कुल सही, हरमन खोखर, वेरी गुड। इन्होंने लिखा है there is increase or decrease in the frequency of the sound, उसे आप कहेंगे आपका डॉपलर इफेक्ट। दूसरे इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, जैसे कि सोर्स ऑफ एब्जॉर्बर मूव टुवर्ड्स द ईच अदर, जिसमें सोर्स और एब्जॉर्बर एक दूसरे के आसपास जाते हैं एंड देन उससे, इसे हमने बाद में करेंगे, छोड़िए, बट अभी आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल समझिए, डॉपलर इफेक्ट या फिर क्लाउड डॉपलर इफेक्ट इज यूज्ड और कैन बी यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी, कैन बी यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल। दिस कैन बी यूज्ड टू measure the intensity of the rainfall. Intensity of the rainfall. Intensity of the rainfall. सो इससे आप किसी भी बादल की या किसी भी जगह पे अगर कोई बारिश हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी का पता कर सकते हैं डॉपलर इफेक्ट से, कि कितने ज्यादा इंटेंसिटी में वहां पे बारिश हो रही है। सो दिस इज अबाउट आपका अर्ली वार्निंग और प्रिपेयर्डनेस वाला पॉइंट। नेक्स्ट है एक टाइप से प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। सेकंड पॉइंट लिखिए आप, प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। पहला आपका अर्ली वार्निंग का हो गया, अरे चलो, प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। राहत कार्य कहते हैं, जो आप कह रहे थे ना, रिलीफ किसे कहते हैं, रिलीफ मतलब राहत कार्य, लोगों को राहत पहुंचाना, रिलीफ पहुंचाना। प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी, संभावित या शुरुआती तैयारी, दैट इज प्रिपेयर्डनेस। मिटिगेशन मतलब मिनिमाइज करना, किसी चीज को कम से कम करना। सो प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन में आप लिखिए, देयर हैज टू बी स्ट्रिक्ट बाइफर्केशन ऑफ एरियाज। देयर हैज टू बी स्ट्रिक्ट bifurcation of areas, strict bifurcation of areas which are extremely prone to landslide. There has to be strict bifurcation of areas which are extremely prone to क्या? Landslide. Full stop. And these areas should be designated as no-go zones. कह रहे हैं कि जिन एरियाज में बहुत ज्यादा हैवी लैंडस्लाइड इवेंट्स होते हैं, भूस्खलन जहां पे बहुत ज्यादा होता है, उन एरिया को पहले से ही आपको डेजिग्नेट कर देना चाहिए, उनको नाम देना चाहिए, दैट इज नो गो जोन्स। इन एरिया में जाना आपको अलाउड नहीं है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया होना चाहिए। दिस एरिया शुड बी प्रोहिबिटेड एरिया, मतलब यहाँ पे प्रतिबंधित हो सारी चीजें, यहाँ पे कोई टूरिज्म एक्टिविटी या फिर किसी भी व्यक्ति का जाना अलाउड नहीं होना चाहिए जहाँ पे ज्यादा इवेंट्स होते हैं। तो अब देखते हैं आजकल क्या कर रही है सरकार, 4 लेन्स बना रही है एरियाज हिमालय में। 4 लेन मीन बीच में से देयर वुड बी अ डिवाइडर, यहाँ पे भी एक लेन, वहां पे भी एक लेन, यहाँ पे भी एक लेन, यहाँ पे भी एक लेन।
अब दिस लेन, अब ये जो लेन है फर्स्ट लेन, दिस इज वेरी नियर टू माउंटेन, तो यहाँ पे बार बार पत्थर गिरते रहते हैं, तो सरकार क्या करती है, इस एरिया को पूरा बंद कर देती है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है, तो यहाँ पे वन वे कर दिया जाता है कि एक ही रास्ते से आइए जाइए, जो निचली वाली साइड को होता है, यहाँ पे इन्होंने बैरिकेड लगा रखे होते हैं, सो दैट इज नो गो जोन। अभी मैं यही बता सकता हूँ, मेरे सामने और कोई ऐसा नो गो जोन है नहीं अभी तक, तो दिस इज द एरिया जहाँ पे अलाउड नहीं होता। और कुछ एक एरिया ऐसे भी होते हैं जहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटी नहीं अलाउड होती, कि यहाँ पर आप नहीं जा सकते, जो एरिया बहुत आपका डिजास्टर प्रोन है या फिर लैंडस्लाइड प्रोन है। सेकंड पॉइंट, नो गो जोन है, इसलिए किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार का रेजिडेंशियल हाउस नहीं बना सकते आप, मतलब जा ही नहीं सकते, तो बाकी एक्टिविटी क्या करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द लॉज, सो दैट strict enforcement of the laws, कि कानूनों का कड़े रूप से यहाँ पे पालन करना चाहिए, कानून जो भी है उसका प्रॉपर तरीके से इन्फोर्समेंट होना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ मींस यहाँ पे कड़े रूप से कानून का पालन होना चाहिए, सो दैट कंस्ट्रक्शन इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, construction illegal economic activities, construction illegal economic activities, comma, mining etc. does not cause, mining etc. etc. does not cause artificial pressure, does not cause artificial pressure or incumbent load, artificial pressure or incumbent load over the slope, incumbent load over the slope। तो कह रहे हैं कि सारे के सारे कानूनों का पालन अच्छे से करिए, कानून अच्छे से यहाँ पे लागू होने चाहिए, सो दैट कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो, कोई भी ऐसा इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो या माइनिंग ना हो जिसके कारण मानव जनित या फिर आर्टिफिशियल तरीके से कोई ऐसा प्रेशर बने आपकी स्लोप के ऊपर, या कोई इनकम्बेंट सुपर इनकम्बेंट लोड बने किसी भी ढलान के ऊपर। क्योंकि अगर आप वहाँ पे बहुत सारे आप होटल्स बना रहे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट बना रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उससे ढलान जो है वो बहुत ज्यादा लोड में आ जाती है, वो ढलान धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाती है, सो वो भी आपका एक लैंडस्लाइड का कारण है। पार्ट सी नंबर पे लिखिए, इन द रीजन ऑफ रोड एंड रेलवेज, in the regions of road and railways, in the region of road and railways, there has to be proper drainage pattern, there has to be proper drainage pattern, so that excess water can be easily removed, from the underlying rocks, the excess water can be easily removed from the underlying rocks। ये कह रहे हैं कि जहां पे भी ये रेलवे या रोड का नेटवर्क बनाया जा रहा है किसी भी स्लोप के ऊपर, तो वहां पे जितना भी वाटर है उसके लिए एक ड्रेनेज बनाया जाए, उसके लिए एक अलग से पानी का रास्ता बनाया जा सके, सो दैट पानी जो है वहां पे इजीली जितना भी एक्सेस वाटर है, चाहे वो मानसून का वाटर है चाहे वो नॉर्मल वाटर है, वहां से इजीली रिमूव हो सके, ताकि जो नीचे की ढलान है, नीचे की जो रॉक्स है उनको वो ज्यादा मॉइस्ट ना करे। फिर वही बात है, आपकी जो इम्परमिएबल रॉक है क्ले, वो भी गीली हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी, ऊपर वाली भी मॉइस्ट हो जाएगी, एंड देन इट विल
स्लाइड डाउन, सो इसी से लैंडस्लाइड हो जाएगा. सो दैट इज वाई जहां पे भी देर इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेलवेज, proper drainage pattern should be there for excess water which can be easily removed from the underlying rocks. Full stop. And thus this will prevent soil flow or mud flow, and thus this will prevent soil flow, mud flow and any event of landslide. तो अगर पानी यहाँ पे पानी की निकासी अच्छी होगी, पानी इजीली निकल जाएगा बाहर, सो वो अंडरलाइंग रॉक्स को कोई प्रभाव नहीं डालेगा, एंड इससे आपका सॉइल फ्लो, मड फ्लो या फिर लैंडस्लाइड जो इवेंट है वो मिनिमाइज हो जाएगा. राइट. पार्ट नंबर डी पे लिखिए, हैवी रिटेनिंग वॉल्स made up of concrete. Part D, heavy retention walls made up of concrete. तो ये ज्यादातर आपको रिटेंशन वॉल्स देखने को मिलेगी हिली रीजन में. सो हैवी रिटेंशन वॉल्स made up of concrete and covered with iron nets should be installed heavy retention walls made up of concrete and covered with iron nets should be installed in the region of frequent landslide. Should be installed in the regions of frequent लैंडस्लाइड्स. जहाँ पे फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड आते रहते हैं उन एरियाज में ये आपको रिटेंशन वॉल्स यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, सो दैट ये कंक्रीट से बनी हो, मतलब सीमेंट बजरी से बनी हो, रेत से बनी हो, साथ साथ में इसमें नेट भी होना चाहिए आयरन का, सो दैट पूरी की पूरी पहाड़ के ऊपर जो भी आपके एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर आ रहा है उसको ये रोक सके और वो रोड के ऊपर ना गिरे या फिर आपके सड़कों के ऊपर ना गिरे, जिससे लोगों को जान माल की कोई हानि ना हो. समझने वाली चीजें हैं नहीं इसमें, और आप ऐसे समझ रहे, बस मेरे को ट्रांसलेट करना है, आप लिखते जाइए. पॉइंट नंबर ई, afforestation, stopping afforestation. Stopping overgrazing. अफॉरेस्टेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए. और स्टॉप ओवरग्रेजिंग मींस यहाँ पे आपको जो ग्रेजिंग की जा रही है, जितने भी पशु यहाँ पे चरागाह में जाते हैं तो उस चरागाह में ओवरग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए. सो अफॉरेस्टेशन, स्टॉपिंग ओवरग्रेजिंग, कॉमा, स्टॉपिंग अनसाइंटिफिक एंड इम्प्रॉपर स्टोरेज, अनसाइंटिफिक एंड इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ वाटर, अनसाइंटिफिक and improper storage of water, should be prevented, and raising awareness among the people and raising awareness among the people. तो पहले पॉइंट में इन्होंने कहा कि आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना है सो दैट इरोजन कम हो, आपको ओवरग्रेजिंग को स्टॉप करना सो दैट सॉइल इरोजन कम हो, उससे मड फ्लो कम हो.
अनसाइंटिफिक एंड इम्प्रॉपर तरीके से स्टोरेज ऑफ वाटर। कुछ लोग क्या करते हैं, खुद से ही तालाब या कुछ एक पॉन्ड बना के रखते हैं आर्टिफिशियल, जो कि एक अनसाइंटिफिक मेथड है और इम्प्रॉपर मेथड है। आगे चलकर यही ओवर फ्लडिंग करता है और देन लैंडस्लाइड का कारण बनता है। ऑल्सो इससे हमें बचना चाहिए। लोगों में देयर शुड बी रेजिंग ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल। लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चलाने चाहिए ताकि उनको अवेयर किया जा सके अमंग द पीपल टू स्टेबलाइज दिस स्लोप, to stabilize the slope through community involvement program, to stabilize the slopes through community involvement program, such as social forestry, such as social forestry। तो सोशल फॉरेस्ट्री जैसे कुछ एक अवेयरनेस प्रोग्राम, आपकी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम चलाने चाहिए, सो दैट लोग सारे के सारे साथ में मिलकर, पूरा का पूरा समुदाय साथ में मिलकर इनके ऊपर काम करें। सो ये आपका लास्ट पॉइंट हो गया प्रिपेयर्डनेस में, राइट। सो इसके बारे में इतना ही इनफ है, राइट। स्ट्रेचर ये सब बातें बाद में करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में, कि स्ट्रेचर लाना चाहिए, फर्स्ट एड देना चाहिए, है ना। ये सब चीजें मैं आपको उसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन में करा दूंगा। अभी आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो वेदरिंग का पार्ट था ना, वेदरिंग, ओनली वेदरिंग कंप्लीट है। सो वेदरिंग के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इरोजन। और इरोजन के लिए मैं पीडीएफ आपकी इस पे अपलोड कर देता हूँ। उतनी देर आपने टेस्ट सारे अटेम्प्ट करने हैं, अपने जितने भी टेस्ट हैं। लैंडस्लाइड के ऊपर भी टेस्ट आपका मैंने अपलोड करवा देना है अभी, सो वो आपने एक्सेप्ट करना है। एक मिनट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इरोजन। इरोजन में से अगर हम देखें तो देयर आर 4 टाइप्स इरोजन में। एक है आपका फ्लूवियल इरोजन। फ्लूवियल इरोजन का मतलब क्या है, दैट इज फ्लो ऑफ द रिवर जो कि लैंडफॉर्म बना रही है। एक रिवर फ्लो करते टाइम 3 स्टेजेस से निकलती है, एक है यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज। और तीनों ही स्टेजेस पे जो है डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के ये स्ट्रक्चर्स डेवलप करती है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज सेकेंड टाइप इरोजन, दैट इज ऑफ डेजर्ट इरोजन, राइट। अरे इरोजन, डेजर्ट इरोजन। और ये ज्यादातर अगर आप देखें तो डेजर्ट इरोजन जो है आपका एरिया कहाँ पे है, राजस्थान, है ना, जहाँ पे आपके डेजर्ट्स हैं। तो वहाँ पे ये सैंड ड्यून्स बनाता है, डिफरेंट टाइप के बरखन बनाता है, मशरूम रॉक्स बनाता है। तो ये आपका सेकंड टाइप है। थर्ड जो आपका जो इरोजन का पार्ट है दैट इज ग्लेशियल इरोजन, जहाँ पे ग्लेशियर इरोजन कर रहा है। ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होने के साथ में जितने भी नीचे अंडरलाइंग रॉक्स है उनको भी इरोड कर रहा है, तो उसको आप कहेंगे ग्लेशियर इरोजन या फिर ग्लेशियल इरोजन। ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म। लास्ट आपके पास जो इरोजन है दैट इज द टाइप ऑफ, कौन सा टाइप है ये, लास्ट टाइप है आपका कास्ट टोपोग्राफी। ऐसी टोपोग्राफी जो कि लाइमस्टोन से बनी है, चूने पत्थर से जो आपकी ज्यादातर रॉक्स बनी हुई है, उनमें ये ज्यादातर पाया जाता है। और इससे कुछ एक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनमें स्टेलगामाइट्स है, स्टेलासाइट्स है। सो हम देखेंगे इसमें, मेल पे सेंड करते हैं ज्योग्राफी वाइज। मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ अभी।
नेक्स्ट आपके पास दैट इज लैंडफॉर्म्स, राइट। सो अब अगर हम बात करें इरोजन की, इरोजन में भी है 4 टाइप्स, है ना। इनको मेंशन कर लीजिए यहाँ पे ही अपने टॉपिक को, दैट इज इरोजन। नेक्स्ट टॉपिक है इरोजन के बाद लगभग आपकी जो मॉर्फोलॉजी है दैट इज एंडिंग, खत्म हो जाएगा। इसके बाद लास्ट के 2 चैप्टर बचते हैं, मतलब 2 चैप्टर के 2 टॉपिक है, दैट इज रिवर कैप्चर एंड रिवर रेजुवनेशन, वो आपके इसी का पार्ट है। सो आपके इरोजन में अगर हम बात करें, सो इरोजन एंड लैंडफॉर्म्स, फ्लूवियल लैंडफॉर्म दैट इज मोस्टली आस्क्ड इन दी प्रीलिम्स। मेंस में आपसे 2 टॉपिक पूछे थे, रिवर कैप्चर एंड रिवर रेजुवनेशन। रिवर रेजुवनेशन का सबसे बड़ा टारगेट आपका दैट इज प्रधानमंत्री मोदी जी का खुद का कॉन्सिक्वेंसी, जैसे दैट इज उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, वाराणसी। वाराणसी में देयर इज गंगा रिवर, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, है ना, जिसके ऊपर 12,000 करोड़ खर्च रहे हैं, दैट इज रिवर रेजुवनेशन। रिवर को दोबारा से पुनर्जीवित करना है। ऑल्सो यमुना के ऊपर भी ये काम चल रहा है आजकल आपके दिल्ली में। सो रिवर रेजुवनेशन कहीं ना कहीं टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवर कैप्चर, जहां पे रिवर इज ड्राइंग अप, है ना, बहुत सारी रिवर्स है जो कि ड्राई अप हो रही है। सो रिवर कैप्चर एंड रिवर रेजुवनेशन जो है वो आपके फ्लूवियल लैंडफॉर्म, मतलब रिवर वाले टॉपिक से आपसे ये मेंस में ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बाकी आपके मोस्टली क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। आफ्टर दैट डेजर्ट लैंडफॉर्म, इसको आपने डिजर्टिफिकेशन पढ़ा एनवायरनमेंट में। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन, कौन सा था, सीसीडी को क्या बोलते हैं, यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑन कॉम्बेटिंग, हाँ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन की यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है, एक टाइप से उनका खुद का एक फोकस है कि वो चाहते हैं कि जितना भी डिजर्टिफिकेशन हो रहा है लैंड का, जो भी आपकी नॉर्मल लैंड है या फिर जो आपकी एल्यूवियल सॉइल है, वो लैंड में आगे जाकर डाइवर्ट हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि चेंज हो रही है, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम चला रखा है, यूएनसीसीडी। नेक्स्ट आपके पास है ग्लेशियल लैंडफॉर्म, ओनली प्रीलिम्स, कास्ट टोपोग्राफी ओनली प्रीलिम्स, सेमी प्रीलिम्स, ये तीनों ही प्रीलिम्स के लिए हैं। और इसमें से 2 टॉपिक पूछे जाते हैं, रिवर रेजुवनेशन एंड रिवर कैप्चर, ठीक है जी। अब इसमें से हम जो फर्स्ट करेंगे वो है आपका कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी स्टार्ट करेंगे, देन हम आएंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म पे, राइट। आफ्टर दैट हम करेंगे डेजर्ट लैंडफॉर्म एंड देन ग्लेशियर लैंडफॉर्म, ये बाद में करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास है दैट इज कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी का सिंपल मीनिंग है इट इज अ काइंड ऑफ टोपोग्राफी या काइंड ऑफ रॉक सिस्टम जो कि लाइमस्टोन में पाया जाता है, और इसमें आप देखेंगे तो लाइम या फिर चूना पत्थर ज्यादा अवेलेबल रहता है। इनमें पानी सीप कर जाता है क्योंकि चूना जो है एक टाइप से सेडिमेंट्री रॉक का ही पार्ट है, ये ज्यादा ज्यादा अपने मतलब रॉक्स के बीच में पानी को एंटर करने देता है। अब ये पानी जब एंटर कर जाता है तो ड्यू टू हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी आगे चलकर ये बहुत सारे टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाता है, मतलब केव्स, अल्टीमेटली ये गुफाएं बनाता है। जैसे कि आप बात करते हैं वैष्णो देवी जो आपका एक टाइप से श्राइन बोर्ड है, वहां पे भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि केव्स बन रखे हैं, और केव्स कैसे बने, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आपका लाइमस्टोन रॉक। और ये डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शन बनाता है, उसमें कुछ एक अलग नाम है, जैसे कि स्टैलगमाइट से स्टेलासाइट से, आगे पिक्चर्स है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। दिस इज, है ना, इसमें से कुछ एक आपके जो पार्ट्स हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ को प्रोजेक्ट हो रखे हैं, क्योंकि पानी जब टपक रहा है तो पानी ऊपर से, ऊपर वाली रॉक से जब नीचे की तरफ पानी टपक रहा है, जब भी पानी नीचे की तरफ को सस्पेंड हो रहा है, गिर रहा है, तो ये जो चूना पत्थर जो आपकी रॉक्स है वो कुछ एक रॉक्स जो वो नीचे की तरफ को लटक जा रही है। अब ये प्रोजेक्शन कई बार ऊपर से नीचे की तरफ को बनती है, और कई बार जब ये पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो नीचे भी एक टाइप से इकट्ठी होती जाती है, तो आधी ऊपर होती है आपकी, कुछ आधी प्रोजेक्शन नीचे होती है। तो इसी में से अगर आप देखेंगे तो नीचे वाले टाइप को, नीचे जो आपकी प्रोजेक्शन बनी है उनको स्टैलगमाइट्स कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2021 के प्रीलिम्स में, 21 या 22 के प्रीलिम्स में,
दूसरा आपके पास जो स्टैलग्रामाइट्स है दैट इज ऊपर से नीचे दैट इज स्टेलासाइट्स। एक मिनट, यहाँ नहीं लिख सकते, समझ में नहीं आएगा। स्टेलाक्टाइट्स, तो एक स्टेलाक्टाइट्स है, दूसरे आपके स्टैलग्रामाइट्स है, मतलब एक प्रोजेक्शन जो ऊपर से नीचे की तरफ है और एक नीचे से ऊपर की तरफ है। अब इसमें कुछ एक छोटी भी होती हैं जिसमें डोलिनाज है समथिंग, उनको हम बाद में देखेंगे, राइट। तो ये प्रोजेक्शंस है, क्यों? क्योंकि लाइमस्टोन रॉक जो है वो इरोड हो रही है ड्यू टू दी सीपिंग अबव द वाटर। पानी जैसे जैसे इसके बीच में रिसता जा रहा है, जैसे जैसे पानी रिटेन होता जा रहा है, वो पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो कुछ एक प्रोजेक्शन बना रहा है। और जो वो पानी ऊपर से नीचे गिरने के बाद जब एक्यूमुलेट हो रहा है और रॉक्स बन जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ को, उनका अलग स्ट्रक्चर है। तो इसी को हम कहते हैं स्टैलग्रामाइट्स एंड स्टेलासाइट्स। तो इसमें मेरे ख्याल से एक पिक्चर भी है, ये देखिए, यूगोस्लाविया रीजन, जो वहां पे ऐसे बहुत सारे आपको लैंडफॉर्म देखने पड़ेंगे। एक मंदिर है मलेशिया का, बाटो केव्स, तो ये भी ऐसी बनी हुई है। यहाँ पे बाहर आई थिंक कृष्णा की मूर्ति बहुत बड़ी, और अंदर जाके मंदिर है ये। सो बहुत सारे लोग मलेशिया जो भी जाते हैं ये बाटो केव्स देख के आते हैं, टूरिज्म पॉइंट है ये। तो दिस इज आपका कास्ट टोपोग्राफी। लिख लिया आपने वैसे ये 4 पॉइंट्स लिख लिए हैं, नहीं लिखे? पूछ लेता हूँ टेस्ट अपलोड है कि नहीं, आप टेस्ट दो फिर। टेस्ट अपलोड है? नहीं, अपलोडेड नहीं है, लिखना पड़ेगा आपको, नो अदर ऑप्शन। इसमें आप लिखो इरोजन एंड लैंडफॉर्म्स, इरोजन एंड लैंडफॉर्म्स, इरोजन और इरोजन से बनने वाले डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स। फर्स्ट टाइप इज आपका दैट इज कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी, दिस टोपोग्राफी इज फॉर्म्ड ड्यू टू limestone rich rocks. The limestone rich region, simple. It happens in the limestone rich region. Second जो आपके पास है that is karst topography के बाद there is fluvial landform. Thank you. Next आपके पास fluvial fluvial landforms means this is simple river erosion. याद रखने के लिए this is river erosion. Third we have desert landforms. और ये होता है wind action से, wind action in desert. तो जब भी रिवीजन कर रहे हो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा कि ये किस चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ टाइप दैट इज ग्लेशियल लैंडफॉर्म। ग्लेशियल लैंडफॉर्म इज फॉर्म्ड ड्यू टू ग्लेशियल एक्टिविटी, साथ में लिख लीजिए मेल्टिंग। जब ग्लेशियर या जब भी ग्लेशियर कभी मेल्ट होगा तभी वो एक्टिव होगा, तभी वो मूवमेंट करना शुरू कर देगा। जब तक वो फ्रीजन है या फ्रोजन कंडीशन में है वो मूवमेंट नहीं करेगा, वो एक जगह पे स्टैटिक रहेगा। सो दीज आर दी इरोजन एंड लैंडफॉर्म्स, उसके आपके डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट उसमें आपके एक्शंस, डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पे एक्शंस होते हैं। रिवर फ्लूवियल लैंडफॉर्म का कारण बनती है क्योंकि यहाँ पे देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द रिवर। कास्ट टोपोग्राफी देयर इज erosion that is caused due to seeping up of the water inside the limestone rocks। तो limestone जो है डिसॉल्व हो रहा है, मतलब limestone जो सोल्यूशन बना रहा है, चूना पत्थर पानी के साथ मिक्स होके सोल्यूशन बना रहा है, देन इट विल फॉर्म कास्ट टोपोग्राफी। देन नेक्स्ट आपके पास है डेजर्ट लैंडफॉर्म, जहाँ पे तेज हवाएं चलती हैं, जितना भी आपका सैंड है उसको वहाँ ये इरोड करके लेके जाता है हवा के थ्रू। अब यही विंड जो है डिफरेंट टाइप के आपके मशरूम रॉक्स बना देते हैं, बर्खन्स बना देते हैं, सैंड ड्यून्स बना देते हैं,
वो कुछ एक रेत के टीले बनाते हैं, कुछ एक मशरूम रॉक्स बनाते हैं. सो दैट इज डेजर्ट लैंडफॉर्म. ग्लेशियर लैंडफॉर्म ये ग्लेशियल एक्टिविटी है. जब भी ग्लेशियर गर्मी के समय पे पिघलेगा और ग्लेशियर जब मूवमेंट करेगा तो ग्लेशियर टूटेगा. टूटने के बाद क्या है, दो चीजें करेगा. एक तो ये जितने भी नीचे इसके जो भी लैंड एरिया उसको पूरा का पूरा इरोड कर देगा. दूसरा, जब ये टूटेगा और गिरेगा उसके कारण बहुत सारी जो स्नो है वो मूवमेंट करेगी, तो उसको आप कहते हैं एवलांच, क्योंकि वो बड़ी ढलान से गिर रहा है और वो स्नो टूट रही है. टूटने के बाद वो बर्फ जो है पूरी की पूरी आपको दिखेगा कि हवा में आ रही है. दैट इज आपका एवलांच. और एवलांच बहुत ज्यादा हानिकारक है. टोपोग्राफी मीन्स काइंड ऑफ लैंडफॉर्म. टोपोग्राफी का लिटरल मीनिंग इज काइंड ऑफ लैंडफॉर्म. किसी टाइप का एक लैंडफॉर्म, उसे आप टोपोग्राफी कहते हैं. सो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए फर्स्ट, दैट इज कास्ट टोपोग्राफी. कास्ट टोपोग्राफी. कास्ट टोपोग्राफी, इसके बारे में कुछ एक इंट्रोडक्शन कास्ट टोपोग्राफी के बारे में. सो कास्ट टोपोग्राफी जो नेम है ये एक टाइप से डेजिनेट हुआ है बिकॉज ज्यादातर कास्ट टोपोग्राफी पाई जाती है यूगोस्लाविया रीजन में. यूगोस्लाविया एक रीजन है जो कि आपके सेंट्रल यूरोप में पड़ता है और इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं. यूगोस्लाविया मतलब 5-6 कंट्री को इकट्ठा कह के कहा जाता है, यूनियन ऑफ कंट्रीज. जैसे सर्बिया है, क्रोएशिया है, मैसेडोनिया है, ये जितने भी कंट्रीज हैं उनको यूगोस्लाविया रीजन कहते हैं. तो यूगोस्लाविया रीजन में कास्ट टोपोग्राफी बहुत ज्यादा पाई जाती है. वहीं का ये लोकल नेम है, इसलिए इसको कास्ट टोपोग्राफी कहा जाता है. तो पहले आपने कास्ट टोपोग्राफी के बारे में एक डेफिनेशन लिखना है. द टोपोग्राफी विच डेवलप्स इन द रीजन, द टोपोग्राफी विच डेवलप्स इन द रीजन which are rich in, the topography which develops in the region which are rich in limestone, the topography which develops in the region which are rich in limestone rocks, limestone rocks. ऐसी टोपोग्राफी जो कि लाइमस्टोन रिच रीजन में पाई जाती है. ऐसी स्थलाकृति जो कि चूना पत्थर की चट्टानों के क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है. विच इज एन एक्सट्रीमली वीक रॉक, विच इज एन एक्सट्रीमली वीक रॉक. सो लाइमस्टोन विच इज एन एक्सट्रीमली वीक रॉक. तो लाइमस्टोन जो है बहुत ज्यादा या फिर एक्सट्रीमली वीक रॉक है, बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट रॉक है जो कि इजिली इरोड हो जाती है. सो द टोपोग्राफी विच डेवलप्स इन द region of rich limestone rocks which are extremely weak rocks and easily eroded to water, easily eroded to water. तो जो कि पानी से easily erode हो जाता है, जिसका अपर्दन easily हो जाता है with the action of water, उसे कहते हैं आप कास्ट टोपोग्राफी. अभी इसकी कुछ एक विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट टोपोग्राफी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट टोपोग्राफी. कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट वाइज लिखना है. पहला सब पॉइंट कास्ट टोपोग्राफी का, mainly found in limestone region, limestone or chalk rich region, mainly found in limestone or chalk rich regions, limestone or chalk rich regions. The full, इसके लिखिए full stop. The name कास्ट टोपोग्राफी इज derived from the name कास्ट topography is
derived from, मतलब इसको नाम कहाँ से मिला है कास्ट टोपोग्राफी का? So the name कास्ट टोपोग्राफी is derived from the karst region of Yugoslavia. Karst region of Yugoslavia. अब याद रखना चाहे तो कंट्री के नाम लिख देता हूं मैं. एक है सर्बिया, ये भी यूगोस्लाविया का रीजन है. स्लोवेनिया, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया रीजन. एंड देन एक बहुत अच्छी टीम है फुटबॉल की, क्रोएशिया, ये भी इसी का पार्ट है. देन नेक्स्ट है मैसेडोनिया. मैसेडोनिया से कौन आया था? अलेक्जेंडर, है ना? सो मैसेडोनिया, दीज ऑल द रीजन्स आर, द group of countries are known as Yugoslavia. So the limestone or rock या chalk rich region, and the name derived from karst region of Yugoslavia that consists of Serbia, Slovenia, Croatia and Macedonia. Right? Full stop. So paragraph के sorry इसको bracket close करके लिखिए. Surrounding the Adriatic Sea. तो इन सारी countries किसको surround करती हैं? Surrounding the एड्रियाटिक सी. एड्रियाटिक सी के साथ लगते क्षेत्र यूगोस्लाविया में ये इस टाइप की टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी पाई जाती है. और आपका जो आप ये यूगोस्लाविया रीजन है, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंट्रीज, जैसे कि सर्बिया है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है एंड मैसेडोनिया है. राइट? सो इस एरिया में ये कास्ट टोपोग्राफी पाई जाती है. नेक्स्ट, Karst topography is extremely weak in the humid region. हाँ जी, second point. The karst topography is extremely weak in humid region. It is extremely weak in humid region. तो जो भी क्षेत्र नमी से भरपूर होते हैं, जिन क्षेत्रों में there is high humidity, उस एरिया में ये बहुत ज्यादा वीक होता है. क्यों? क्योंकि पानी या फिर ह्यूमिडिटी या फिर नमी जो है वो इसको इजीली इरोड कर देगा. सेकंड, उसके बाद बी पॉइंट नहीं आएगा, सेकंड पॉइंट. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट में लिखिए इसके बारे में. द एब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट रीजन. एब्सेंस ऑफ surface, absence of surface drainage is the chief characteristic of karst region. Chief characteristics of karst region. सो सतह के नीचे से पानी नहीं यहाँ से बहता, मतलब पानी जो है वो अंडरग्राउंड नहीं बहता यहाँ पे. तो दिस मीन्स कि सरफेस ड्रेनेज इज द एब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रीजन. फुल स्टॉप. ड्यू टू दिस, इसी में कंटिन्यू करिए. ड्यू टू दिस मैनी और मोस्ट ऑफ द रिवर्स, ड्यू टू दिस many or more rivers flow underground. ज्यादातर नदियां यहाँ पे अंडरग्राउंड ही बहती हैं क्योंकि ये सतह के ऊपर या फिर सरफेस के ऊपर फ्लो नहीं करता. So due to this, many or more rivers flows underground. Full stop. These underground rivers when comes in contact with hard country rocks. So due to the
एब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज, यहाँ पे ज्यादातर नदियां या तो अंडरग्राउंड बहती हैं, और ये जब अंडरग्राउंड बहती है उसके बाद दे कम्स इन कांटेक्ट विद हार्ड कंट्री रॉक्स फॉर्मिंग स्प्रिंग्स। तो आगे चलकर ये स्प्रिंग्स बनाते हैं, चश्मे बनाते हैं पानी के, फॉर्मिंग स्प्रिंग वाटर। कितने पॉइंट हो गए? 3। चौथा पॉइंट लिखिए, एज द वाटर फ्लो अंडरग्राउंड इट कॉजेज, ये लास्ट पॉइंट है, फिर नेक्स्ट कल करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 4th पॉइंट लिखिए, एज द वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड इट कार्व्स आउट as water flows underground it carves out many type of landforms, many types of landforms such as caves and pillars। क्योंकि पानी यहाँ पे ज्यादातर अंडरग्राउंड ही बहता है, तो ये अंडरग्राउंड वाटर जो है इंटरनली बहुत सारी टाइप की लैंडफॉर्म बनाता है, और बहुत सारी जो लैंडफॉर्म्स है या तो ये पिलर की फॉर्म में होती है जैसे कि स्टैलग्माइट्स, स्टैलेक्टाइट्स, और या ज्यादातर ये केव्स बनाती हैं, गुफाएं बनाती है, क्योंकि ये रॉक को तोड़ देता है, उसमें से के बीच में देयर इज टाइप ऑफ डिप्रेशन, तो अंदर रॉक जो है खोखली हो जाती है। खोखली होने के कारण जब आप एंटर करते हो उस रॉक के अंदर आप जा सकते हैं, तो उसी को आप कहते हैं कि एक टाइप से गुफा या फिर केव का एरिया बन जाता है। सो यहाँ तक आप करिए, नेक्स्ट इसका डायग्राम बनेगा तभी समझ में आएगा, और वो टाइम लेगा 20 मिनट से ज्यादा। सो अभी तक जितना आपने किया उसको रिवीजन करते रहिए। वेदरिंग आपका कंप्लीट है, उसको एक बार रिवाइज करके टेस्ट दे के कंप्लीट करो, फिर इरोजन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसको भी वैसे टेस्ट एंड देन रिवीजन। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी प्रॉपर टेस्ट दीजिए और अपलोड कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कितने बजे आपकी? 12? ओके।